अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 says that a mass hung from a spring vibrates 50 times in 12 seconds. Calculate the frequency and time period of vibration. ये कहता है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास हैंग किया गया है, अटैच किया गया है, तो वो वाइब्रेशन करता है। तो 12 सेकेंड में 15 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। तो उस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ ये मास अटैच किया गया है। तो मास अटैच करने के बाद ये वाइब्रेट करता है बिटवीन दिस एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और जो हमसे रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी n जो है इट इज़ इक्वल टू 15, और इस 15 वाइब्रेशंस जितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है वो टाइम है 12 सेकेंड्स। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो f जो है इट विल बिकम इक्वल टू 15 और टाइम जो है वो 12 सेकेंड्स है। जब हम 15 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी इट विल बी इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज। मतलब ये है कि स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी 1.25 हर्ट्ज होगी। अब हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन t इज़ इक्वल टू 1/f। यानी हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। तो इट विल बिकम इक्वल टू 1/25। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 0.8 सेकेंड्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1.2 हर्ट्ज होगी और इसका टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड्स होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 says that a spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. What is its spring constant? ये कहता है कि एक स्प्रिंग है, उसको 4 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स लगती है। तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। यानी अगर मैं सपोज करो कि ये मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इस मेन पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने के लिए हमें जो फोर्स लगती है वो 100 न्यूटन है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए? तो स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले गिवन डेटा लिखता हूँ और जो हमसे रिक्वायर्ड है वो लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फोर्स विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इस 4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने डिवाइड करना है बाई 100। तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.04 मीटर। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि हमने k को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों k को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन f इज़ इक्वल टू kx। इस इक्वेशन के थ्रू हम स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दिस इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो k जो है दिस विल बिकम इक्वल टू F जो है वो 100 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.04 मीटर है। तो जब हम 100 को 0.04 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 2500 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू जो है वो 2500 न्यूटन पर मीटर है। तो ये हमारे पास गिवन आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 says that a second pendulum is a pendulum with the period of 2 seconds. How long must a second pendulum be on the earth where g is equal to 9.81 meter per second square and moon where g is equal to 1.62 meter per second square? What is the frequency of second pendulum at earth and on moon? ये कहता है कि सेकंड पेंडुलम हम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो हमें कहता है कि इस पेंडुलम की लेंथ ज़मीन पे कितनी होगी और मून पे कितनी होगी। दूसरा हमसे मांगा गया है कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी ज़मीन के सरफेस पे और मून के सरफेस पे कितनी होगी। तो हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तीसरा हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स and gravitational acceleration on the surface of earth is equal to 9.8 meter per second square और gravitational acceleration on the surface of moon जो है it is equal to 1.2 meter per second square। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इस इक्वेशन के थ्रू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई G। इस अंडर रूट का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा L ओवर G। अब हमने L को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। तो L जो है L के साथ मैं E लिखता हूँ यानी लेंथ ऑफ pendulum on the surface of earth. So this will become equal to t square g divided by 4 pi square। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। t की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और नीचे हमारे पास 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि एल ई जो है दिस इज इक्वल टू 39.2 डिवाइडेड बाई 39.43। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.99 मीटर। तो मतलब यह है कि इस पेंडुलम की लेंथ जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू 0.99 मीटर। अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून को फाइंड आउट करता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि एल एम जो है दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो टी की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर
जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है इट इज़ इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं कि एल एम जो है दिस इज़ इक्वल टू 6.48 डिवाइडेड बाई 39.43। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.16 m। तो इस पेंडुलम की लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून जो होगी वो 0.16 मीटर होगी। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G ओवर L। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं E लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं E लिखता हूँ, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसी क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो F E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 अंडर रूट G की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और लेंथ हमने फाइंड आउट की है कि इट इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.99 मीटर। तो ये जो है अंडर रूट के अंदर है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि एफ ई यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6.28 इंटू अंडर रूट 9.9। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 6.28। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू जो आएगी वो तकरीबन 0.5 हर्ट्ज आएगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि एफ एम इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G डिवाइडेड बाई L M। यहाँ पे G जो है G M हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 अंडर रूट वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है इट इज़ इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और लेंथ जो है हमने फाइंड आउट किया इट इज़ इक्वल टू 0.16 मीटर है। तो यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.16। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6.28 अंडर रूट 10.125। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ एम जो है दिस विल बी इक्वल टू 3.18 डिवाइडेड बाई 6.28। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो एफ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.50। तो ये तो होगी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। इट सेज दैट calculate the period and frequency of a propeller on a plane if it completes 250 cycles in 5 seconds। ये कहता है कि एक प्रोपिलर है जिसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये प्लेन है, इस प्लेन में ये प्रोपिलर लगा हुआ है, ये जो पंखा टाइप का आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोपिलर जो है 250 साइकिल्स 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो लिखता हूँ।
गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वो नंबर ऑफ साइकिल्स है विच इज़ इक्वल टू 250 साइकिल्स, और इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड्स है, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो 250 है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे n की जगह 250 साइकिल्स, और टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 50 हर्ट्ज़। तो ये इस प्रो पिलर की फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन t इज इक्वल टू 1/f, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रो पिलर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। तो ये होगी ये फ्रीक्वेंसी और ये है टाइम पीरियड। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 7। थैंक यू।